Assalamu alaikum, class 2. I hope that all of you are perfectly fine after the Eid holidays. Today we will start the third unit and we will discuss the first part of this unit, and the name of unit is keyboard. So let us start the reading. Page number of the book is 24 and the name of unit is keyboard. A keyboard is a device that consists of a number of keys. कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर काफ़ी सारी कीज़ मतलब बटन्स मौजूद होते हैं. इट हेल्प्स अस टू टाइप, गिव कमांड्स, प्ले गेम्स एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इसकी मदद से हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, हम अपना नाम लिख सकते हैं. जैसा कि आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा कि हम लोग टाइपिंग करते हैं और पेंट के ऊपर हम लोग अपना नाम भी लिखते हैं, अपनी क्लास का नाम भी लिखते हैं. इसके अलावा कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं. वी टाइप ऑन अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लैब में भी ये काम करते हैं कि कीबोर्ड के बटन्स को हम लोग प्रेस करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आता है कि हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं, नाम लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं. इसके अलावा और भी बहुत कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं. Whatever we type on the keyboard appears on the monitor. बिल्कुल ठीक बात है. जो कुछ भी हम कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं वो हमें सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाता है. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 25, कर्सर कंट्रोल कीज़. कर्सर कंट्रोल कीज़ कौन सी होती हैं? A cursor is a small blinking line on the monitor that shows the position of next letter or number to be entered. Dear students, जब हम लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो आप लोगों को मॉनिटर पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आती है. वो इस चीज़ को शो कर रही होती है कि यहाँ से आगे आपने नेक्स्ट लेटर या नंबर को टाइप करना है. The cursor control keys, also called arrow keys, are used for moving the cursor on the monitor. Dear students, आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि 4 कीज़ जो कि कीबोर्ड के राइट बॉटम साइड पे बनी होती हैं, जिन्हें हम एरो कीज़ भी कहते हैं. आप लोग अक्सर एरो कीज़ की हेल्प से वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं. उनकी हेल्प से हम लोग कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. द एरोज मार्क्ड ऑन द कीज शो द डायरेक्शन इन विच द कर्सर मूव्स व्हेन दोज कीज आर प्रेस्ड. इन कर्सर कंट्रोल कीज के ऊपर जो एरोज मौजूद हैं उनकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि हमने कर्सर को लेफ़्ट मूव करना है या कर्सर को राइट मूव करना है, या डाउन एरो की हेल्प से हमने कर्सर को बॉटम लाइन पर लेके जाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल रीड द रिमेनिंग हाफ यूनिट. अप टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस इन द व्हाट्सएप. Now move on to page number 22, exercise of unit number 3, plants and their parts. Number first question is, choose the correct answer. Which of these is a type of herb? Option number A is jasmine, option number B is mango, option C cucumber, option D is coriander. तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोरिएंडर. बिकॉज जैस्मिन जो है, मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ. जैस्मिन इज़ अ फ्लावर. This is jasmine, it's a flower, it's cucumber, it's mango and it's coriander. So coriander जो है हमारे पास वो हर्ब है, बाकी मैंगो एक फ्रूट है, cucumber जो है वो भी एक फ्रूट्स में आ जाता है, और जो हमारे पास जैस्मिन है वो फ्लावर है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, कोरिएंडर. नंबर सेकंड, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फ्रूट. इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे पास फ्रूट नहीं है. Option number A is orange. Orange is a fruit. Option number B is plum. Plum is also a fruit. Option number C is pineapple. Pineapple is also a fruit.
And option number D is radish. Radish is a vegetable. So radish is the correct answer. For option number 2, D is correct. D is radish and radish is a vegetable. And it's radish, जिसे हम उर्दू में मूली कहते हैं, ठीक है. नंबर 3 इज़ विच ऑफ दीज इज़ अ सीड. इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीड है, ठीक है. नंबर ए इज़ ग्रेप. ग्रेप इज़ अ फ्रूट. ऑप्शन नंबर बी एप्रिकॉट. एप्रिकॉट इज़ ऑल्सो अ फ्रूट. ऑप्शन नंबर सी इज़ रोज़. रोज़ इज़ अ फ्लावर. ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑरेंज पिप. ऑरेंज पिप इज़ अ सीड. सो करेक्ट आंसर इज़ डी. पिप इज़ एन ओल्ड ब्रिटिश वर्ड फॉर सीड, ठीक है. तो ये एक ब्रिटिश वर्ड है पिप, जिससे हम सीड्स के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास वो करेक्ट है. तो ये क्या है हमारे पास, सीड. इट्स एन ऑरेंज पिप. सो ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज नंबर 4. विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज. नंबर ए इज़ पम्पकिन. नंबर बी वाटरमेलन. नंबर सी मैंगो. एंड नंबर डी ग्रेप्स. I will show you all these plants where they grow, so you may know that where these plants grow, whether on the trees or whether on they are creepers or climbers. It's a pumpkin and it's a creeper. ये जो है pumpkin हमारे पास ये ज़मीन के साथ साथ ही ग्रो करता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं. तो pumpkin तो हमारा आंसर नहीं है. It's a mango. Mango grows on trees, so mango is our correct answer. It's an orange vine. And it's a grapevine and grapes are climbers. इनकी जो stems होती हैं वो भी वीक होती हैं और इन्हें ग्रो करने के लिए किसी न किसी जो है वो सहारे की ज़रूरत होती है. एंड दिस इज़ वाटरमेलन. वाटरमेलन इज़ ऑल्सो अ क्रीपर. इसकी स्टेम्स जो हैं वो भी बहुत वीक होती हैं और वो जो है ग्राउंड के साथ साथ, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो ग्रो करती हैं, ठीक है. तो आवर करेक्ट आंसर इज़ मैंगो. मैंगो ग्रोज ऑन ट्रीज़. Number 5. What does the stem carry to other parts of the plant? Option A, air and water. Option number B, air and food. Option number C, water and food. Option number D is air. So the correct answer for this is water and food, क्योंकि जो stem है हमारे पास plant की वो water को भी लेके जाती है plant के बाकी parts तक और food को भी लेके जाती है. So for 5, option number C, water and food is correct answer. So move on to question number 2. Fill in the blanks. Number 1. Dash are the biggest plants. So we all know that trees are the biggest plants. So we will write trees in the first blank. Number 2. Dash are small plants with stems that are hard and difficult to bend. So these are shrubs. झाड़ियाँ, यानी जो झाड़ियाँ होती हैं, shrubs होती हैं हमारे पास, उनकी जो stems होती हैं वो hard होती हैं और वो जो है आसानी से bend नहीं होती. So in the fill in the blank 2. In the blank 2, we will write shrubs. The third is a dash has a thick, fleshy stem and pricky spines. So for that, our answer is cactus. Because cactus जो होती है हमारे पास उसकी pricky spines होती हैं. prickly का मतलब होता है चुभने वाली, ठीक है. वो क्या करती हैं, वो ऊपर से उनके जो है बारीक बारीक से spines होते हैं जो चुभते हैं, ठीक है. मैं आपको cactus का पौधा भी दिखा देती हूँ. इट्स अ कैक्टस प्लांट्स. जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो स्पाइन्स हैं ऊपर से वो प्रिकली हैं, चुभने वाली हैं, कांटेदार हैं, ठीक है. नंबर 4 इज़ ऑल डैश नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू डैश. सो वी नो ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो. सो इन द फर्स्ट ब्लैंक ऑफ ऑप्शन नंबर 4 वी विल राइट ऑल प्लांट्स and the last word is grow. All plants need sunlight, air and water to grow. Okay, and for number 5 dash are plants with weak stems which grow along the ground. इनमें से कौन से प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत वीक होती हैं और वो ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं, ठीक है. जैसे अभी मैंने आपको वाटरमेलन का दिखाया, पम्पकिन का दिखाया है, तो उनकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं और वो ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं. तो वो कौन से प्लांट्स हैं हमारे पास, क्रीपर्स. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स. सो फिल इन द ब्लैंक 5 वी विल राइट क्रीपर्स. अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स. मी तहरीम खालिद, योर साइंस टीचर, and today we will continue unit number 3, plants and their parts. Page number 21, concept check. Are the statements true or false? Put a T or F next to each one. The first statement is
Leaves make food for the plant. Yes, this statement is true. Put a T in front of this statement because leaves make food for the plant. Leaves जो हैं वो plant के लिए food बनाते हैं, इसलिए ये statement जो है वो true है. The second statement is roots take in water. This statement is also true क्योंकि जो हमारे पास roots होती हैं plant की, वो क्या करती हैं, ज़मीन में से पानी को लेती हैं और पूरे plant तक पहुंचाती हैं. So number second statement is also true. Number third is all trees have fruits. No, this statement is false. सारे जो ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर फ्रूट्स नहीं होते, कुछ जो हैं वो फ्रूट्स के बगैर भी होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स है. नंबर 4, फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, फ्लैशी इनर पार्ट एंड सीड्स इन द मिडल. येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज जो फ्रूट्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास मैंगो है तो उसका क्या है, स्किन है बाहर जिसको हम खाते हुए उतार देते हैं, उसके अंदर उसका फ्लैशी नरम अंदर वाला हिस्सा है और उसके मिडल में जो है आम की गुठली होती है जिसको हम उसका सीड कहते हैं. सो जो फोर्थ है वो भी हमारे पास क्या है, ट्रू है. आई विल एक्सप्लेन इट. मैं थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों की आसानी के लिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब कुछ वो आता है जो हम हर रोज़ाना करते हैं. जैसे हम रोज़ाना सुबह उठते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, पार्क जाते हैं, मम्मा की हेल्प करते हैं. जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, हर रोज़ाना करते हैं. स्कूल जाते हैं, जब हमारे स्कूल स्टार्ट हैं तो हम हर रोज़ाना स्कूल जाते हैं. कभी किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से स्कूल से छुट्टी करते हैं. अदरवाइज़ जो हम काम हर रोज़ाना करते हैं, स्कूल में जब ब्रेक होती है तो आप लंच करते हैं, उसके बाद आप रिटर्न वर्क करते हैं, याद करते हैं. तो जो काम आप डेली बेसिस पे करते हैं, बार बार करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों वो ये होता है कि आप जो काम रोज़ाना कर रहे हैं, आपने उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने उसको इंग्लिश में बताना कैसे है. ठीक है, कि अगर आप हर रोज़ाना टीवी देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों आप क्या करते हो, आप शाम को 6 बजे क्या करते हो, तो आप कहेंगे कि मैं पार्क जाता हूँ. तो ये आपने बताना मुझे इंग्लिश में कैसे है कि मैं हर रोज़ाना पार्क जाता हूँ. ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं आपने. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कि आपने सेंटेंस कैसे बनाने हैं. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, अगर टीचर आपसे ये पूछती हैं कि बच्चों के टीचर आपसे ये पूछते हैं कि आप हर रोज़ाना क्या करते हो, मैं आपसे ये पूछती हूँ तो आप कहेंगे कि मैं हर रोज़ाना स्कूल जाता हूँ. तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई. स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल क्या है, आई गो टू स्कूल. अब अगर टीचर आपसे ये पूछती हैं कि आप और आपकी मम्मा जो हैं वो दोनों सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, आप कहेंगे वी हैव ब्रेकफास्ट. तो अब 2 लोग हैं, एक आप हो, एक आपकी मम्मा है. आई एंड मम्मा हैव ब्रेकफास्ट. अब अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो पार्क जाते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं. तो आप 2 लोग अगर वो हैं या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं आपके, उसमें आप नहीं जाते बल्कि आपके फ्रेंड्स जाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि वो लोग पार्क जाते हैं. दे गो टू द पार्क, दे गो टू द पार्क. एंड आपसे मैं अब आप मुझसे कुछ पूछोगे तो यू, व्हाट डू यू डू मैम, आप क्या करती हैं, तो यू उसमें आएगा. अब ये तो मैंने आपको ये बताया है कि हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं. अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि बच्चों हम ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ क्या करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ही, शी, इट और सिंगल नाउन का जो भी वर्ब होगा, ही, शी, इट और जो भी एक नाम, जैसे अली है, ईमन है, ज़ारा है, फातिमा है, कोई भी एक सिंगल, मम्मी है, डैडी हैं, एक लोग, एक जो होगा ना, उसके साथ वर्ब के साथ हम एस या ई एस कैसे लगाते हैं, मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करने लगी हूँ. दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे. ओके, अब जैसे यहाँ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है आयशा. क्या लिखा हुआ है, आयशा. ये दिस इज़ पेज 13. आयशा विद हर डॉल. अब आयशा प्ले आएगा या प्लेज आएगा, क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि सिंगल नाउन ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं. क्या लगाते हैं, या एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं उनके एक्शन के साथ. आयशा प्लेज विद हर डॉल. ओके,
नेक्स्ट इज़ अनैंसी द स्पाइडर एट बालू टाइगर। लाफ्स, अनैंसी हंसती है क्योंकि अनैंसी जो स्पाइडर है वो हंसता है, बच्चों, वो हंसता है किस पे? टाइगर पे। ओके, नंबर 3 है। अब आई है, आई के साथ हम कोई SES नहीं लगाएंगे। आई डैश माई बुक इन बेड एट नाइट, मैं रात को बेड पे अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो दिस इज़ रीड। अब हमने S वाला इसके साथ नहीं लगाया क्योंकि ये आई के साथ आता भी नहीं है। अब जवेरिया एंड आई ऑलवेज, सबसे पहले तो जवेरिया एंड आई का प्रोनाउन क्या होता है? वो होता है वी। ऑलवेज गुड मॉर्निंग टू टीचर। अब आप 2 लोग हैं तो यहाँ से आएगा या सेज आएगा? यहाँ आएगा से, क्योंकि ज़्यादा लोगों के साथ S या ES नहीं लगाना। द स्कूल स्पोर्ट्स टीम एट इंडिपेंडेंस डे, स्कूल की स्पोर्ट्स टीम जो है वो परफॉर्म्स, S आएगा, परफॉर्म्स। स्कूल की स्पोर्ट्स टीम जो है वो परफॉर्म करती है इंडिपेंडेंस डे पे। कायनात डैश अप द वर्ड हर डिक्शनरी, कायनात लुक्स अप, कायनात एक लड़की का नाम है और सिंगल गर्ल है। आर यू क्लियर माई किड्स? आई होप यू ऑल आर क्लियर। ओके माई डियर किड्स, island, a piece of land with dash around it, piece of water. February, the month which comes after January. Carrot, a type of vegetable. Push, the opposite of pull. Band, a group of people playing music. Tiger, a wild animal. The third question of this chapter is CH, SH words. Now WA, SH आएगा, CH आएगा, SH आएगा। Now wash your hands. He ate lots of cheese, CH word आएगा। The ship sailed away, SHIP ship. Please dash the door, please shut, SHUT shut. Daddy dash the wood, Daddy chopped the wood, CH. I wish, WISH wish, I was rich, RICH rich. Clear my kids? Assalamu alaikum my dear kids, how are you all? I hope you all are fine. Are you guys staying at home? You people should stay at home beta. Now things are so severe, so everybody should stay at home. और अगर आप बाहर जाते भी हैं तो आपको मास्क और ग्लव्स पहन के जाने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके, now we are going to start our lesson. This topic is from unit number 2 and unit number 2 is all sorts of writing. This is about writing, creative writing, to write something. Here is written, write out these sentences correctly. This topic is related with present indefinite tense. This topic is related with which tense? Present indefinite tense. Which tense? I am again repeating, present indefinite tense. In present indefinite tense, Assalamu alaikum my dear students, how are you all? It's me Tahreem Khalid, your science teacher, and today we will continue reading our unit number 3, and for today our topic is parts of a fruit. Fruits have a skin on the outside, they have a fleshy inner part. फ्रूट्स जो है हमारे पास, उनके बाहर वाली साइड पे स्किन होती है, मतलब कि एक झिल्ली होती है, ठीक है, और उनके अंदर जो पार्ट होता है वो फ्लैशी मतलब के नरम होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पपाया उन्होंने दिखाया हमें, जिसे हम उर्दू में पपीता कहते हैं। उसके जो बाहर है उसकी स्किन है, एक झिल्ली है, अंदर उसके फ्लैशी इनर पार्ट है, ठीक है, नरम। दे हैव सीड्स इन द मिडल, और उनके मिडल में क्या है? सीड्स हैं। जैसा कि हमारे पास मैंगो फ्रूट है, मैंगो में भी क्या है कि उसके बाहर स्किन है जिसे हम खाते हुए उतार देते हैं, उसके अंदर फ्लैशी इनर पार्ट है जिसे हम खाते हैं, और उसके अंदर उसकी एक गुठली जिसे हम कहते हैं वो उसका एक सीड है। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पोड्स, कुछ जो फ्रूट्स हैं वो कवर होते हैं पोड से। पोड्स होते हैं हमारे पास फली, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है, पी यानी कि मटर का जो फ्रूट है, उसमें उसके आउटसाइड पे क्या है?
एक उसका पॉड है, उस पॉड के अंदर जो है उसके सीड्स हैं जिसे हम पकाते हैं, ठीक है, मटर। नेक्स्ट ऑन द पेज 21 द टॉपिक इज सीड्स। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कुछ जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है। लाइक यहाँ पे शो किया हमें प्लम में, it has only one seed, and like that in apricot, in mango they have only one seed. Some have a few seeds. कुछ ऐसे हमारे पास फ्रूट्स होते हैं जिनमें कुछ ही सीड्स होते हैं, ठीक है। दे में बी 5, 6 और 7 जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि इतने ही सीड हैं, इनमें फ्यू सीड्स हैं। लाइक इन ऑरेंज एज शोन, एज इन एप्पल, ओके। सम हैव मैनी सीड्स। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सारे सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट आर शोन इन द पोमीग्रेनेट, द फ्रूट। अनार में बहुत ज़्यादा सारे सीड्स होते हैं। लाइक दैट इन मेलन, वाटरमेलन, दे हैव मैनी सीड्स। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। सीड्स क्या होते हैं, जब इन्हें हम मिट्टी में डालते हैं, वहाँ हम वाटर देते हैं इन्हें, तो ये क्या होता है, ये प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज़। बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, वो क्या बनते हैं, ट्रीज़ में चेंज हो जाते हैं वो। सीड्स केम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। हर जो सीड होता है उसका हर फ्रूट में साइज़ डिफरेंट होता है, उनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। लाइक दैट इन एप्पल सीड्स आर शोन, मेलन सीड्स एंड वाटर मेलन सीड्स ऑल हैव डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स। नट्स आर हार्ड शेल फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल। जो नट्स होते हैं हमारे पास, उनके जो शेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, यानी खोल जिनमें वो बंद होते हैं। दे हैव वन सीड, उनके अंदर एक ही सीड होता है और उनका जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे कि वॉलनट यहाँ पे शो किया गया है, और आलमंड है। आलमंड क्या है, वो भी एक हार्ड उसका शेल होता है और उसके अंदर एक ही सीड होता है। लाइक दैट इन द कैश्यू नट, उसमें भी यही होता है कि हमारे पास एक ही जो है वो कैश्यू होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो सख्त सा शेल होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। अब उसका सेकंड टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब फर्स्ट डेफिनेशन है, अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर दैट इज़ वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ वन और अपने आप के टेबल में आते हों उनको प्राइम नंबर कहते हैं। इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो वन और अपने आप पे डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब नीचे ये एग्जांपल है 2, 3, 7, 13। ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ वन और अपने आप के टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते। अब को प्राइम्स हैं। को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स विच हैव वन एंड देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो और इसके अलावा कोई और नंबर ना हो उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये एग्जांपल है R9 एंड 16 को प्राइम नंबर्स। ये 9 के फैक्टर राइट किए और ये 16 के फैक्टर राइट किए जिनके ये टेबल में आ सकता है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ वन ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर इज़ ओनली वन, सो दीज आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर के बाद है कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो एक से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। आज हमारी ये 3 डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Now let's move to page number 8. We are going to start question number 6. Change the sentences into negative. These are past sentences. These are simple past sentences. You remember, in simple past sentences, while making negative, we use did not plus first form or root form of the verb. To make negative of a past tense, we use the helping verb did plus not plus root verb or first form of verb. For example, there is a sentence, I went. Its past, its negative will be I did not go. I did not go. Like first form or root form of went is go. For example, there is a sentence, Mommy cooked the food. Mommy cooked the food. Mommy did not cook the food.
We are using did not plus cook. So let's start the exercise. Always remember, when we make the negative of past of simple past, we use did not plus root verb, means first form of verb. First sentence is done for you. Number 1, my uncle lived by the sea. So here what we will do, my uncle did not live by the sea, means we are using did not plus live. Lived will be changed into live. Number 2, granddad had a television when he was young. So let us change into negative. Granddad did not have. So did not plus have a television when he was young. Number 3, when mom was little, she knew what a computer was. When mom was little, she did not know. Did not plus know what computer was. Number 4, my grandma came to school to talk about the old days. So its past simple. Negative will be, my grandma did not come to school to talk about old days. Did not plus come. Number 5, granddad saw cars every day when he was young. Granddad did not see car. Saw will be converted into see. Granddad did not see cars every day when he was young. So here we are using did not plus see. Number 6, I went on the school trip to the museum. I did not go on the school trip to the museum. We are going to use did not plus go. We saw the corn grinding machine. We did not see the corn grinding machine. We are using here did not plus see. Number 8, we traveled home on the bus. We traveled home on the bus. So its past simple will be, its negative will be, we did not travel home on the bus. We are using did not travel here. This exercise is complete. Now let's move to question number 7. Complete these sentences with correct form of the verb. We have to use the correct form of verb. Number 1, did. Always remember, when we are making interrogative of any past tense, we use did at the beginning, and root verb, we are going to use root verb with did. Did you dash the old-fashioned iron, see or saw? As did is there, we are going to use first form root verb, means see. Did you see the old-fashioned irons? Number 2, no, but I dash at the big laundry pan. Looked. We have to write simple sentence of simple past. So it will be looked. Correct option is looked. No, but I looked at the big laundry pan. Next is again a question. There is a question again. Did come at the start. Did your auntie dash you stories about her childhood? Tell or told. With did we are going to use root verb, so it will be tell. Correct option is tell. Did your auntie tell you stories about her childhood? Yes, she dashed 3 kilometers to school every day, back every day. Yes, she dashed 3 kilometers to school and back every day. So it will be simple past tense. We are going to use second form of verb, simple past form of verb, walked. Yes, she walked 3 kilometers to school and back every day. My granddad, number 5, my granddad did not dash to school. Go or went. With did not, we are going to use root verb, so it's go. Correct option is go. My granddad did not go to school. Did you dash much about life in the past? With did, we are going to use the first form, so it will be learn. Correct option is learn. Did you learn much about life in the past? Is it clear? Let's move to next page, page number 9. This is very interesting page. This is the way to show how to use the dictionary. Previously we have learned in our student book how to use the dictionary. Whenever we look at the page, any page in dictionary,
After the word in brackets, it's written whether the word is noun, whether the word is verb, whether the word is adjective. For example, there is a word pill. Then in the bracket it's written whether the word given is the noun, verb, adjective or any other part of speech. What you have to do, you have to complete this table. Look at the extract from the dictionary. Some of the part of speech and some definition are missing. Fill in the blanks, use the definition in the box to help you. What we have to use, what we have to do, you have to look the words in the dictionary. How to use the dictionary? We are not going to use this table given. Let's just focus on the main table. Pill. Whenever you look the word in the dictionary, there is a word, then it's written in the bracket whether the word is a noun, adjective, which part of speech is the word. So first word is pill, it's noun. Its definition is a small object designed for swallowing. A small object designed for smelling. और अ स्मॉल टैबलेट और मेडिसन की छोटी सी टैबलेट, उसे हम पिल कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड पिलन. You have to find in the dictionary what the word is, which part of the speech the word given is. It's a noun. When you look in the dictionary, you will find out it's a noun. A seat for passenger on a motorcycle. Next, the word is pillow. It's quite obvious, it's quite easy. Pillow is, when you look in the dictionary, it is also a noun. So you will write here noun. Next word is pilot. Sometimes there are different meanings of the word. There are 2, 3, 4, 5 meanings of a single word. In dictionary, all the meanings are given. So you have to search all the 3 meanings, all the 4 meanings, whatever the meanings are given in the dictionary. Pilot is a noun. What are the definitions of pilot? A person who controls an aeroplane. Nautical person, a person who guides a ship through different areas of water. Third definition we are writing, something serving as a test or trial, such as sample program for a television series. Something used to test a future project. You can also write from the box, something used to test a future project or something serving as a test or trial. I have searched this word from the dictionary. That's why there is some different words are somehow different from the words given in the table. Pilot. Pilot is noun. Indeed, it is also a verb. What are the meaning of pilot? To steer or guide. किसी को guide करना. To test. Pin. All the things are given for pin. It's a noun and it's a small piece of wire for fastening or joining a badge or brooch, a wooden or metal pole or peg. मतलब पिन छोटी सी वायर जो हम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वुडन पोल और पेग और अ बैज और अ ब्रोच. बैज या ब्रोच जो आप लगाते हैं उसे भी आप पिन कहेंगे. ये नाउन है सारे, ठीक है. नाउ वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ पिन. द वर्ब टू एनक्लोज, टू कन्फाइन. ये किसी चीज़ को इनक्लोज करना या किसी चीज़ को कन्फाइन करना. टू फास्टन विद अ पिन, या किसी चीज़ को जोड़ना. इस पिन का क्या मतलब है कि वर्ब पिन का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को जोड़ना. और पिन इटसेल्फ क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ वायर है. नेक्स्ट वर्ड इज पिंच. पिंच इज अ वर्ब. वी हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन. टू स्क्वीज स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्सन स्किन मेकिंग इट हार्ड. मीन्स किसी चीज़ को दबोच देना, किसी चीज़ को दबा देना. स्क्वीज करना, किसी टू स्क्वीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्सन स्किन मेकिंग इट हार्ड. और टू स्क्वीज टाइटली, ये किसी चीज़ को टाइटली दबा देना. टू स्टील, इसका सेकंड मीनिंग है टू स्टील, किसी चीज़ को चुरा लेना. इज इट क्लियर? द पैसेज इज क्लियर. It's quite tricky, but it's also quite easy. It helps you to look the words in how to look a word in a dictionary. Answer the questions. Now we have to move question number 9. Answer the question.
In dictionary extract above, between which word would the word pimento go? कि pimento किन दो लफ्ज़ों के दरमियान आएगा, किससे पहले आएगा और किससे बाद आएगा. स्पेलिंग ऑफ pimento इज़ PIMENTO. तो pimento किसके बाद आएगा? पायलट एंड बिफोर, और किससे पहले आएगा? पिन से पहले आएगा. मतलब इन दोनों वर्ड्स के दरमियान क्या आएगा? Pimento goes after pilot and before pin. Write the words in alphabetical order. It's quite easy. Plane, pipe, pink, place, pine, pirate. So we have to arrange the words in alphabetical order. First word will be pine, pink, pipe. PI is common in all this. PIN is common in first two words, but E comes before in alphabetical order, and K comes after. So pine comes first, pink comes later, then pipe, then pirate, then place, then plan. Pine, pink, pipe, pirate, place, plan. So hope you have got the concept. Hope you have learned what I have tried to make you understand. Your homework is you have to fill your unit number 2 on workbook. You have to fill page number 6, 7, 8, 9 on your workbook and send in the WhatsApp group. On next Wednesday, we will have test of unit number 2 complete from student book and workbook. Let me repeat, on next Wednesday we will have test of unit number 2 historical report from student books and workbook. That's all for today. Have a good day. Have a blessed life ahead. Allah Hafiz. Assalamu alaikum and very good morning, my dear student. It's Wednesday and it's the turn of your English lesson. Hope you are doing well. Previously we have done unit number 2 from student books. Now it's turn of unit number 2 from workbook. So we are going to start unit number 2 from workbook. Unit number 2 historical report. We are going to start question number 1 from page number 6. Let's read the question. What is the question? Read about what Taha did to help his mother. How did Taha help his mother? We have to read the passage carefully. Let's read the passage. Water from the well was hard, and it was Taha's job to prepare soft water that his mother could use for washing clothes. Means the water available was very hard. It couldn't be used for washing clothes. So it was Taha's job to prepare soft water. We are going to learn how soft water can be prepared. First of all, to do this, he put a bucket of ashes from the fire into a big drum. He took a bucket of ashes from the fire and then he put the ashes in a big drum and added about 10 buckets of water. And then in the bucket of ashes in the big drum, he added 10 buckets of water. This made the water murky, but during the day, this made the water murky, means the water become a bit soily type, a bit muddy type during the day. It settled down, so the next day the mother had the soft water to do the washing. Means the water became soft during the night, and during the next day it becomes soft for washing the clothes. We read the passage. Taha's job was to prepare soft water for washing clothes. What did he do? He put a bucket of ashes from the fire into a big drum and then he added 10 buckets of water. He made the water soft, and next day the water becomes soft for washing. Let's read question number 2. Look at the diagram, then write a set of instruction. We have to read the passage carefully. We have read the passage carefully. With the help of the passage, we have to fill the columns below, the pictures given below. How to soften water? Water को कैसे soft किया जाए? First picture you are looking, there is a big drum and Taha, a boy, is holding a bucket of ashes. He is putting the bucket of ashes in a big drum. So we will write
Put a bucket of ashes from the fire into a big drum. Put a bucket of ashes from the fire into a big drum. Number 2. Then the boy is putting water in the big drum. Put 10 buckets of water. Put 10 buckets of water. Next day. Look at the picture. The ashes are settling down. We will write the next day ashes will settle down. In the next picture, number 4, a lady is doing something. The water became soft and the mother would have soft water for washing. The mother would have soft water for washing. Number 1, put a bucket of ashes from the fire into a big drum. Put 10 buckets of water. Number 2, put 10 buckets of water. Number 3, the next day ashes will settle down. Number 4, mother would have soft water for washing. So we are done with page number 6. Let's move to page number 7. Page number 7. Write 3 questions about each picture. The picture is quite visible. In the first picture there is a girl Maliha. What she is doing. In the next picture there is a boy named Rana. Let's write 3 questions about the pictures. First question. Who is the girl in the picture? Means we have to tell the name of the girl. What is she doing? We have to write question with who, what and where. Where is she working? Where is she working? So first question in who is the girl in the picture? What is she doing? Where is she working? Number 2. Who is the boy in the picture? What is he doing? Where is he working? So we have done with the 3 questions with the first picture and then the second picture. In the first picture we have written who is the girl in the picture कि वो कौन है, लड़की कौन है. What is she doing, वो क्या कर रही है. Where is she working, और वो कहाँ काम कर रही है. Next, who is the boy in the picture? What is he doing? Where is he working? Is it clear? Let's move to question number 4. Finish each of the sentences about yourself using a past continuous verb. Yes, in these sentences we have to use past continuous verb. Do you remember with past continuous we use was, were plus past participle form of verb, means first form of verb plus ing. Let's move to the first question. It is done for you. When I got home, Daddy was working on the computer. So past continuous tenses used here was working. Next, when I went to bed, Mommy was waiting for me. Here was waiting is past continuous. Number 3, when I got to school today, Pian was ringing the bell. Was ringing is past continuous here. Let me repeat. Number 2, when I went to bed, Mommy was waiting for me. When I got to school today, Pian was ringing the bell. Let's move to exercise number 5. Now write one sentence in the past continuous about each of the picture in exercise 3. Your sentence should answer all the 3 of the question about each picture. Question number 3. Look at question number 3. What we have to do, we have to answer all the 3 questions about Maliha, and then we have to answer all the 3 questions about Rana. Answer should be in past continuous tense. Let me repeat the question. What we have to do, see question number 3, we have to answer all the 3 questions about picture number 1 in which Maliha is there, and we have to answer all the question in past continuous tense. So let's start question 1. Maliha, while standing in the kitchen, was mixing something to eat. All the 3 questions are answered. Who is the girl in the picture? Maliha. What is she doing?
She is standing in the kitchen. Where is what is she doing? She is mixing something to eat. Where is she working? She is working in the kitchen. So all the three questions are answered in one sentence using past continuous tense. Let me repeat it again. Madiha ya Maliha, while standing in the kitchen, was mixing something to eat. Look at picture number 2, question number 3. Rana, while standing in the yard, was washing his car. Rana, while standing in the yard, was washing his car. All the three questions are answered. Who is the boy in the picture? Rana is the boy. What is he doing? He is washing his car. Where is he working? He is standing in his yard. So let me repeat it. Rana, while standing in the yard, was washing his car. Number 1, Maliha, while standing in the kitchen, was mixing something to eat. Rana, while standing in the yard, was washing his car. Assalamu alaikum dear student. As you know, today is 15th June 2020 and the day is Monday, and Monday is always our SST day. So take out your books, Paramount Social Study, and we have finished 5 lessons, and today we have to start our next lesson, that is unit number 6, My House. Okay, in this lesson we will discuss about the things, the rooms that you have in your home, and the color of your home, or what you do in your home, and in which room what you do. Okay, so first fill in the blanks is my house is built with dash dash and iron. कि मेरा घर बना हुआ है किस चीज से? आप लोगों ने लिखना है कि मेरा घर बना हुआ है ईंटों से, सीमेंट से एंड आयरन से. BRICKS bricks and CEMENT cement. Okay, then the doors. The doors are made of, if your home's door are made of wood, then you will write the doors are made of wood, and if the doors are made of iron, then you have to write that your doors are made of iron. Then the next blank is the windows are made of. Windows, mostly the windows are made of iron or glass. Everything, anything you can write. You can write glass also, and you can write iron also. Okay, then the grills. No, windows basically they are made of the glass, and the grills they are made of the steel. The color of my house, if your house is white, you can write house, brown, black, grey, any color you can write. Then I have my own dash room. Which room you have? Your bedroom. Bedroom, this is the room where you sleep at night. Okay, and our family relaxes in the living room. कहाँ relax करती है? living room में. Basically कैसी है ये देखें, घर बना हुआ है, इसमें क्या है? सबसे पहले है parents room, then living room. Okay, living room में देखें वो relax कर रही हैं, जैसे वो भाई बैठे हुए हैं, या अंकल बैठे हुए हैं, आंटी बैठी हुई हैं, वो दोनों relax कर रही हैं. They gossip with each other, they watch television. Okay, and then washroom, what you do in washroom? You take shower in washroom. And then what you do in the dining room? As you know, as you all know that what you do in your dining room, you take dinner. You can do your breakfast, your lunch also in your dining room. यानी आप basically खाना खाते हो. फिर आपका अपना रूम जो होता है वो क्या कहलाता है? This is your bedroom and then kitchen. Now our family relaxes in the dash room. कहाँ रिलैक्स करते हो आप? लिविंग रूम में. वी ईट डिनर इन आवर डैश रूम, डाइनिंग रूम. देन माई मदर कुक्स इन द किचन. खाना कहाँ बनाती है? मामा आपकी किचन में बनाती हैं. आई शावर, ये तो सबको ही पता है. यानी ये लेसन बेसिकली इतना इजी है कि मेरे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. आप बहुत अच्छे से आप ये लेसन खुद कर सकते हो. द मेन थिंग इज डैट यू हैव टू फोकस एंड डैट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर लेसन. आई शावर इन द डैश रूम. शावर आप कहाँ लेते हो? बाथरूम में. फिर ये नेक्स्ट पेज क्या है? पेज नंबर 22. लिस्ट 10 थिंग्स दैट यू सी इन योर हाउस. ये क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है कि आपके घर में कौन कौन सी 10 आपने ऐसी चीजें लिखनी है जो आपके घर में है. फिर द नियरेस्ट मॉस्क, द नियरेस्ट पार्क, द नियरेस्ट स्कूल, द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड द नियरेस्ट मार्केट. ओके, पेज नंबर 22. दिस इज दैट. Then page number 23, it is also your homework that you have to write that do you have your own bedroom?
or do you share it with your brother or sister? Write about your room so that the teacher can imagine how it looks. Okay, how is it decorated? आपने अपना बेडरूम कैसे डेकोरेट किया हुआ है? What is the color of the walls? Walls का कलर क्या है? How many beds does it have? Does it have any chair? How many do you have toys? Where do you keep them in your rooms? Toys अगर आपके पास हैं तो अगर आपने अपने रूम में, अपने बेडरूम में कहाँ अपने टॉयज को रखे हुए? How many lights do you have in your room? आपके रूम में लाइट्स कितनी है? How many windows do your room have? What is your favorite object? सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट आपको क्या लगता है अपने रूम में? Then do you clean your room? कि आप अपने रूम को साफ रखते हो? This is all about today's lesson. I hope this lesson will be more easy than any other lesson. Okay, if you have any query, then you can send me query. Then you can send me the message or you in the WhatsApp group. Okay, take care and stay home, stay safe. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my dear students of class 2. Today we will discuss the third and last part of this unit. The name of unit is keyboard and we will start from page number 27. So let us start the reading. Numlock key. If you want to use the numeric keypad on the right side of the keyboard, the numlock key should be on. The numeric keypad and numlock key are shown below. Dear students, अगर आपने कंप्यूटर में नंबर्स को एंटर करना है तो उसके लिए कीबोर्ड के राइट साइड पर एक नमलॉक की मौजूद होती है. उसको प्रेस करेंगे तो नमलॉक की एक लाइट वो ऑन हो जाएगी कीबोर्ड पर और उसके बाद आप नंबर्स को आसानी से एंटर कर सकते हैं. The next key is shift key. The shift key is used along with other keys. शिफ्ट की दूसरी कीज के साथ मिल के काम करती है. डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट की कभी भी अकेले काम नहीं करती. शिफ्ट की कीबोर्ड पर मौजूद दूसरी कीज के साथ मिल के कोई ना कोई फंक्शन करती है. देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन. एक कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट कीज मौजूद होती हैं. एक कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है और एक कीबोर्ड में एंटर की के नीचे शिफ्ट की मौजूद होती है. इन दोनों कीज के फंक्शन बिल्कुल सेम होते हैं. When you want to type the upper symbol on any of the keys, use the shift key. अगर आपने टाइपिंग के दौरान एक लेटर को कैपिटल करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके नेम का पहला लेटर अगर कैपिटल करना हो तो आप शिफ्ट की के साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे तो वो लेटर कैपिटल आपको डिस्प्ले होगा. इसके बाद इफ़ यू वांट टू टाइप द सिंबल, इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट सिंबल्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करने हैं तो उसके लिए भी आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और जिस सिंबल को आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो सिंबल आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज टैब की. द टैब की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. टैब की आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पर मौजूद होती है. इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2 लेटर्स के दरमियान टैब की को प्रेस करते हैं तो उनके दरमियान मल्टीपल स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं. इसमें ये देखें कि इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस. टैब की मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर को काफ़ी स्पेसेस देकर राइट साइड पे मूव कर देती है. फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना नेम लिखा है और उसके बाद आप टैब की प्रेस करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर बुक पर भी देख रहे हैं, जैसे ही आपने टैब की प्रेस की आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान बहुत सारी स्पेसेस जनरेट हो गई हैं और आपका कर्सर राइट साइड पे मूव कर गया है. नेक्स्ट की इज एस्केप की. द एस्केप की इज यूज्ड टू क्लोज अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स. एस्केप की मेन्यू या डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड.
एस्केप की कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है. For example, if you have clicked the start button by mistake and do not want to work with the start menu, just press the escape key and the menu will disappear. For example, अगर गलती से आपने start बटन पर क्लिक किया है और आप वहां पर कोई काम नहीं करना चाहते, तो आप escape की को प्रेस करें और उसके बाद जो मेन्यू आपको डिस्प्ले होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. सो एस्केप की का फ़ायदा ये है, इसकी हेल्प से आप स्क्रीन पर मौजूद डिफरेंट मेन्यूज़ को क्लोज कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर we will do the exercise and then after that we will start chapter number 4. आप लोग अपना log key. If you want to use the numeric keypad on the right side of the keyboard, on the number lock key should be on the numeric keypad, and the number lock key are shown below. The shift key is used along with other key. There are two shift key on a keyboard, and both of them have the same function. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे. टुडे द टॉपिक्स टू लर्न आर मिनरल्स, vitamins, food pyramid, water and exercise, cooking and preserving food. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं जो हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. ठीक है, आपने नेम भी सुने होंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन, सॉल्ट. ठीक है, नमक आप डेली खाते हो, डिफरेंट फूड्स के अंदर यूज़ करते हो, तो ये इनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स बोलते हैं इन सारे केमिकल्स को. लाइक कैल्शियम हो गया, phosphorus, iodine, salt, these are all minerals. Calcium makes our bones and teeth healthy and strong. Dairy products are a good source of it. हर जो मिनरल है उसका हमारी बॉडी में डिफरेंट काम है. ठीक है, जिस तरह से कैल्शियम का बताया गया है कि हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये अगर हमें कैल्शियम लेना है तो हमें वो उस कहाँ से मिलेगा? वो डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, यानी वो प्रोडक्ट्स जो दूध से मिलकर बनते हैं, उनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन्स एंड द टीथ. नेक्स्ट आर द विटामिन्स. विटामिन्स दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ये भी हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी क्वांटिटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके डिफरेंट नेम्स हैं: विटामिन ए, बी, सी एंड के, विटामिन डी एंड के. और ये इनका काम क्या होता है? दे हेल्प योर आई साइट. ठीक है, कि हमारी नज़र जो है उसको बेहतर करती हैं, हमें एनर्जी देते हैं, और हमें जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाते हैं. इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है? मोस्टली ये वर्ड बोला जाता है जी इन्फेक्शन हो गया, कि हमारी बॉडी में जब भी कोई जरासीम एंटर हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया, तो उसकी वजह से हमारे अंदर बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं. तो उसको हम बोलते हैं कि जी इन्फेक्शन हो गया, कि किसी जरासीम के एंटर होने की वजह से ये डिजीज़ हुई है. सो जो वाइटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जर्म एंटर हो गया, तो उसको किल करने में हेल्प करते हैं. विटामिन डी इज़ मेड बाय द स्किन इन सनलाइट. कि विटामिन डी जो है ये एक ऐसा विटामिन है जो कि सूरज की रोशनी
में ही काम करता है, उसी में बनता है और तभी हमारी बॉडी में काम करता है. Next, you can see the pictures, different example sources of minerals are given, and then the sources of vitamins are given. You can read them. Next topic is food pyramid. Food pyramid basically क्या है? It's a triangle. ठीक है, ट्राइंगल है जिसमें आपको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फूड्स जो है वो दिखाए गए हैं कि कौन सा फूड हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए, कौन सा फूड हमें कम क्वांटिटी में लेना चाहिए. ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज. यू कैन सी द ट्राइंगल. लास्ट पे सारे ग्रेन्स दिखाए गए हैं. ग्रेन्स मतलब जो दाने वाले होते हैं फूड्स. ठीक है, जैसे कि दालें हो गई, पल्सेस हैं. ठीक है, और व्हीट ग्रेन्स हैं, यानी वो फूड जो दानों से मिलकर बनता है. ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं जो वेजिटेबल्स. उसके बाद हमें वेजिटेबल ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए अपने फूड के अंदर. फिर फ्रूट्स हैं, फिर प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, यानी जो दूध से मिलकर बनी चीज़ें होती हैं. और लास्ट आ जाता है जो प्रोसेस्ड फूड. ठीक है, कि जो फूड हम डिफरेंट केमिकल्स डाल के जो है वो बनाते हैं, मसाले वगैरह डाल के, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड फूड. कि जो हम खुद से बनाते हैं, फ्राई करके, रोस्ट करके, स्टीम करके. ठीक है, तो ये दिखाया गया. टॉप से जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो हमें कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम पिरामिड के नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वो वाले फूड्स जो है वो हमें ज़्यादा लेने चाहिए, जो लास्ट पे आ रहे हैं, और जो टॉप पे आ रहे हैं वो कम लेने चाहिए. हाउ मच शुड वी ईट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कि हमें कितना खाना चाहिए डिफरेंट फूड्स की क्वांटिटी का. हाउ डू वी नो इफ़ द फूड्स आर दैट वी आर ईटिंग आर गुड फॉर अस, कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है. हाउ मच ऑफ ईच काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट, कि हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए. The food pyramid is a guide to help us answer these questions. To make it simple for us, the food pyramid is arranged into different kinds of foods we commonly eat, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं grains, vegetables, fruits, meat and beans, milk, yogurt and cheese, fats, oils and sweets. It shows that not all foods are equally healthy. We should eat less of some foods and more of others. कि हमें कुछ फूड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेने चाहिए, कुछ कम क्वांटिटी में लेने चाहिए. You can see that the largest part of the pyramid is grains. We should eat 6 or more portions a day of these foods. The foods at the top of the pyramid can harmful to us, so we should not have more than one of these a day. ठीक है, कि क्वांटिटी भी साथ उन्होंने बताई है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी किस चीज़ की लेनी है या जितनी कम लेनी है. You can see that fruits and vegetables are separated. This is because fruits contain more sugar and less dietary fiber than most vegetables. We should eat at least 4 to 5 servings of vegetables a day. कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो ग़िज़ाइयत है वो एक जैसी नहीं है, इसलिए उनको सेपरेट दिखाया गया है. जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है और डाइटरी फाइबर कम होता है, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर शुगर एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स कम होती है, लेकिन डाइटरी फाइबर जो है वो ज़्यादा होता है. डाइटरी फाइबर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. Okay, the next is the water and exercise. As well as eating a balanced diet, our bodies also need water and exercise to function. कि हमारी बॉडी को सिर्फ बैलेंस डाइट ही नहीं चाहिए होती है, हमारी बॉडी को पानी और एक्सरसाइज भी चाहिए होती है. Next is the water. All the systems in your body need water to function. If you want your body to perform properly and efficiently, you need to drink plenty of fresh and pure water daily. Water carries all the minerals to the cells of your body. You should drink at least 6 to 8 glasses of water daily. कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं उनको काम करने के लिए पानी चाहिए होता है. ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी नहीं होगा या कम होगा तो हमारे सेल्स के अंदर जो चीज़ें बन रही होती हैं वो सही तरह से नहीं बन पाएंगी, हमारी बॉडी जो है वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगी. सो इफ़ वी वांट आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली देन वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. और प्लेंटी ऑफ वाटर से मुराद कितना है कि हमें 6 से 8 ग्लास जो है या इससे ज़्यादा जो है वो पानी डेली पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सही तरह से काम कर सकें. Next is the exercise. Along with a healthy diet, you also need to be physically active. Exercise makes you feel good. It improves your body's
ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। कि एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं, इवन कि अगर हम वॉक भी कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो उसमें भी हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे जो खून है, वो पूरी बॉडी में अच्छी तरह से मूव करता है, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ईट राइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी एक्टिव एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और पानी काफ़ी मिकदार में पीना चाहिए। द लास्ट टॉपिक इज़ कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। रॉ फूड सच एज फ्रेश वेजिटेबल्स हैव टू बी वॉश्ड वेल। रॉ फूड यानी जो अभी हमने पकाया नहीं है, उसको कुक नहीं किया है, एक फ्रेश वेजिटेबल है या फ्रूट है, ठीक है, उसको धोना चाहिए इस्तेमाल से पहले, बिफोर दे आर ईटन। मैनी फूड्स आर कुक्ड। बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जिनको पकाया जाता है, जिनको फ्राई किया जाता है, किया जा सकता है, बॉईल करते हैं या स्टीम दिया जाता है, बेक किया जाता है या फिर रोस्ट किया जाता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कि जब हम किसी भी फूड को कुक करते हैं तो उससे वो नरम हो जाता है और हमारे ईजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। कुकिंग किल्स जर्म्स इन फूड। के कुक करने से, हीट प्रोवाइड करने से जो फूड के अंदर जर्म्स होते हैं, अगर कोई भी हैं तो वो किल हो जाते हैं। ओवर कुकिंग फूड कैन स्पॉइल इट। कि अगर हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, तो उससे भी उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो आपका जो खाना होता है सच वो ऐसे ही है जैसे ख़राब हो गया। ऑल द मिनरल्स एंड वाइटामिन आर रिमूव्ड फ्रॉम फूड इफ़ इट इज़ ओवर कुक्ड। कि हम जो फूड है उसको ज़्यादा पकाएंगे तो उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे, जो वाइटामिन होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी। सो हमें जो फूड है उसको बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए। फूड्स कैन बी फ्रोज़न और प्रिजर्व टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्पॉइलिंग। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फूड है उसको हम ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकें, तो उसको या तो हम फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, या उसको किसी तरीके से केमिकल्स के ज़रिए से या मसाला जात जो होते हैं उनके ज़रिए से हम उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। So this was the last topic of the unit, and your homework is to solve these questions, question number 1 and 2 of the exercise. I will also send you the key. आप खुद से इसको solve करने की कोशिश करो, and within few minutes the key will be sent to you. So best of luck and do your work. Your involvement is very important. I want all of you to send your work in the group as early as possible before 6 p.m. So best of luck and Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? May Allah keep you safe. In the last lecture we started unit number 3 of science, plants and their parts, and in the previous lecture we studied about the types of plants, and we discussed climbers, creepers, shrubs, herbs and trees. Today we will discuss parts of a plant. Page number 19. A plant has many different parts. What do these parts do? Let us find out. A plant consists of many parts which include flowers, roots, leaves and stem. So first of all we will discuss about the flowers. Flowers are the parts of the same plant that become fruits and seeds. These grow into new plants. जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं प्लांट में, वो क्या बन जाते हैं, या वो फ्रूट्स बन जाते हैं या वो सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। और इनसे क्या होता है, सीड्स से फिर एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। अगर हमने कोई प्लांट ग्रो करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रूट्स के सीड लेते हैं और वो ज़मीन में दबा देते हैं, ठीक है, मिट्टी में। तो उससे क्या होता है कि एक न्यू प्लांट जो है वो वहाँ से ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो हमने प्लांट का पढ़ा है वो है उसका फ्लावर। फ्लावर क्या है, प्लांट के वो पार्ट्स हैं जो फ्रूट्स या सीड्स बन जाते हैं और ये सीड्स जो हैं फिर न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ रूट्स। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉज टू सक अप वाटर। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, सोइल से, मिट्टी से वो पानी लेती हैं और पूरे प्लांट तक वो पानी को पहुंचाती हैं, ठीक है।
रूट्स जो है वो स्ट्रॉ की तरह वर्क करती हैं, जो सॉइल में से वाटर को सक करती हैं और पूरे प्लांट में पहुंचाती हैं। और रूट्स इसके अलावा क्या काम करती हैं? दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। ठीक है, रूट्स क्या करती हैं कि प्लांट को सॉइल के अंदर जो है वो दबा के रखती हैं। ठीक है, यानी उन्हें होल्ड करती हैं मट्टी के अंदर, ताकि प्लांट जो है वो मट्टी से गिरे नहीं, वहाँ स्ट्रॉन्गली जो है मट्टी में खड़ा रहे। थर्ड पार्ट आर द लीव्स। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स ऑल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव। थर्ड पार्ट जो प्लांट का है वो है उसके लीव्स, यानी कि पत्ते। ये क्या करते हैं? ये प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमें खाना चाहिए होता है ना, तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं? उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये जो लीव्स हैं ये एक गैस बनाते हैं जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है हम एयर से यानी हवा से लेते हैं, जिससे हम इंसान जो हैं ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने घरों में ज़्यादा सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि हमें उन प्लांट्स से ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, तो है ना फ़ायदा प्लांट्स लगाने का घर में। फोर्थ पार्ट आर द स्टेम्स। स्टेम्स आर द स्टॉक्स that move water and food through the plant to the leaves and flowers. Stem also support the parts of a plant. Fourth part are the stems. वो क्या करती हैं? वाटर और फूड को प्लांट से लीव्स तक ले जाती हैं। ठीक है, यानी वो प्लांट से लीव्स और उसके फ्लावर्स तक फूड और वाटर को पहुंचाती हैं। उसके अलावा स्टेम क्या करती है? जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जब हमने पढ़े जैसे रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, उन सबको भी सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं प्लांट के: फ्लावर्स, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। Although many plants have flowers, not all of them do. Flowers are of many different colors, shapes and sizes. जो ज़्यादा सारे प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन वाइल सम आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं डेकोरेशंस के लिए, हम अपने हाथों में पहनते हैं उनके ब्रेसलेट्स बना के। ठीक है, और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो हमारे लिए मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करके फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल एंड एप्रिकॉट आर ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल दी है स्ट्रॉबेरीज़ की, एप्पल्स की और एप्रिकॉट की, ये तीनों जो फ्रूट्स हैं ये फ्लावर्स से ग्रो होके बने हैं। ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे पास वो सब जो हैं वो फ्लावर्स से बनते हैं। बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स। लेकिन सारे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स नहीं बनते। सारे फ्रूट्स जो हैं वो फ्लावर्स से बनते हैं, लेकिन सारे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स नहीं बनते। फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं जिनसे न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल खाते हैं, एप्पल के अंदर जो उसके ब्राउन से सीड्स होते हैं, अगर वो वाले सीड्स आप जाके सॉइल में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, उसको वाटर दो वहाँ पे, तो वहाँ पे एप्पल का प्लांट लग जाएगा। ठीक है, हेयर आर सम फ्रूट्स, हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ दीज? यस, टेल। सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोन अबव टेस्ट गुड एंड कैन बी ईटन। ये जो फ्रूट्स यहाँ बास्केट में दिखाए हैं इनका टेस्ट जो है वो अच्छा होता है और ये खाए जा सकते हैं। सम फ्रूट्स कैन नॉट बी ईटन एज दे आर पॉइजनस। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं खा सकते क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, उनमें जहर होता है। ठीक है, अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस। और इनमें से कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे।
हमने लास्ट फ्राइडे सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशंस, और उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और इस रूल और तकरीबन हमने 2 रूल पढ़े थे। आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करने हैं कि एनी नंबर विद 0 और 5 एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो वो 5 पे डिवाइड होता है। एग्जांपल है, इज़ 195 डिविजिबल बाय 5? यस, 195 इज़ डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट हैज़ 5 एट यूनिट प्लेस। ये देखें कि ये यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 पे डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट रूल है, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। क्या मतलब कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो 10 पे डिवाइड होगा। एग्जांपल है, इज़ 250 डिविजिबल बाय 10? यस, बिकॉज इट हैज़ 0 एट यूनिट प्लेस। ये देखें, ये 0 यूनिट प्लेस पे। क्या हमने 2 रूल रीड किए कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा वो 5 पे डिवाइड होंगे, और ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो ओनली 10 पे डिवाइड होंगे, वो ओनली 10 पे या 5 पे भी वो डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन जो रूल है जो हमने रीड किया है कि जिन नंबर्स के एंड पे या यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो 10 पे डिवाइड होंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरकान इस्लाम। हम सब मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। जिस तरह एक इमारत सतूनों पर खड़ी होती है, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी एक ख़ास सतूनों पर कायम है। तो बेटा आपको अरकान इस्लाम को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, एक इमारत की एग्ज़ाम्पल दी गई है। जिस तरह एक बिल्डिंग होती है वो पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, सतून होते हैं, उसके ऊपर उसकी छत होती है। ठीक है, यही समझें कि इस्लाम भी जो है वो भी एक इमारत की तरह है, एक बिल्डिंग की तरह ही है, और वो भी एक ख़ास सतूनों पर खड़ा है। ठीक है, जिन्हें अरकान इस्लाम कहा जाता है। अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। कौन कौन से हैं? कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ठीक है, अरकान इस्लाम की तादाद कितनी है? 5, और उनके नाम भी आपने याद करने हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ठीक है, अब 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो सबको ही आता होगा। अब इसका तर्जुमा भी आपको पता है? किसी को आता है तर्जुमा? हमने पहले चैप्टर में इसका तर्जुमा पढ़ा भी था। चलें दोबारा से रीड आउट करते हैं। कलमा तैयबा पढ़ के हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ठीक है, तो कलमा तैयबा का क्या मतलब है? कलमा तैयबा का तर्जुमा है, कलमा तैयबा का मतलब है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं जिनकी हमें इबादत करनी चाहिए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नेक्स्ट है नमाज। नमाज एक अहम तरीन बदनी इबादत है। बदनी मतलब बॉडी के रिलेटिव, जिसमें हमारी बॉडी यूज़ होती है। ठीक है, जो हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई है। ठीक है, नमाज जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और कितनी बार फ़र्ज़ है? 5 बार। हमें चाहिए कि रोज़ाना पाबंदी से 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करें। तो हमें नमाज कितनी बार पढ़नी है? 5 बार,
और कोशिश करनी है कि मस्जिद में जाकर पढ़ें। लेकिन बेटा आपको पता है कि आजकल के हालात ऐसे हैं, जहाँ वो कोरोना का मसला हुआ है, तो हम मस्जिद में नहीं जा सकते, हमें घर में ही रहना है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो आपको चाहिए कि आप घर में ही जैसे ही आप अज़ान आप सुने फ़ौरन से आप नमाज़ वज़ू करें और नमाज़ अदा करें अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अपने वालिद को, अपनी वालदा को, किसी को भी आप साथ लेके नमाज़ अदा करें और आपको ज़रूर अदा करनी है।